हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बेस्ट एडू हब। 15 डे चैलेंज का आज 8वां दिन है। हमने डे 7 तक हमने हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स खत्म कर लिया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं उनको बता दें कि 15 डे चैलेंज हमने स्टार्ट किया है। इन 15 डे में आपका CUET यूजी का पॉलिटिकल साइंस एज ए डोमेन सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डे 7 तक जिन्होंने नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा कि जाकर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट एडू हब पे ही डे 7 तक का वीडियो मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कीजिए फिर इसको देखिए। हालांकि इसको भी देखने के अगर स्टार्ट आप लोग कर रहे हो डायरेक्ट इसी से तो चीजें क्लियर जरूर होंगी। हालांकि ये तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो ये तो बिल्कुल नया होगा, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डे 8 के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना पहला चैप्टर कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। आपने पढ़ा है, जैसे बोर्ड के लिए तो पढ़ा ही होगा। हमने क्या करेंगे कि चीजों को रिवाइज करेंगे अपने CUET के पर्सपेक्टिव से। बाइपोलैरिटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय बाइपोलैरिटी? नाम इसको डिकोड करते हैं, वर्ड ब्रेकडाउन करते हैं। बाई मीन्स दो, टू, ठीक है। पोलैरिटी जो है ना पोल से बना है, पोल मीन्स सेंटर, पोल मीन्स सेंटर। तो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें दो सेंटर्स, दो पावरफुल कंट्रीज थे, वन इज यूएसए एंड अनदर इज यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताना, मैं देखता हूं कितनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यूएसएसआर एंड एक तरफ होगा यूएसएसआर, दूसरे तरफ होगा यूएसए। तो दिस इज टू पोलैरिटी। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर लाइक क्लास में कॉल आ जाता है, चलो कोई नहीं। यू एक तरफ यूएसए होगा, दूसरे तरफ यूएसएसआर है। तो दो पोल हैं, दो पावरफुल नेशंस हैं जिसके पूरा हमारा वर्ल्ड का ऑर्डर डिसाइड होगा। तो दिस इज कॉल्ड बाइपोलैरिटी। हम लोग बाइपोलैरिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, चीजें क्या हुई। बट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। ये बाइपोलैरिटी कोलैप्स कर जाता है, मतलब जो इसमें से एक यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। जो कंट्रीज मिलकर यूएसएसआर का फॉर्मेशन किए थे, सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन किए थे, वो फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? तो उसके बाद से बाइपोलैरिटी टूट जाएगा, यूनिपोलर वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है ना यूनिपोलर ऑर्डर में तब्दील हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें यूएसए का डोमिनेंस होगा और ग्रेजुअली अलग अलग अल्टरनेटिव्स ऑफ पावर इमर्ज होंगे, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। तो ये लोग जो यूएस का हेजोमनी था ना, जो यूएस का डोमिनेंस था, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो अल्टरनेटिव लाइक आसियान, सार्क है ना, SCO। ठीक है, चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोल्ड वार पीरियड है 1945 से लेकर 1991 के बीच में। कोल्ड वार क्या है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है, वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है 1945। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वार 2 के बाद से जो दो मेजर पावरफुल इमर्ज होते हैं कंट्रीज, वन इज यूएसए एंड अनदर इज यूएसएसआर। तो उनके बीच में जो इनडायरेक्ट तरीके से वॉर होगा, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे होगा, मतलब डायरेक्टली यूएसए और यूएसएसआर वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट करेंगी और जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगी, इन कंट्रीज के बीच में वॉर होगा। किसी में ट्रेड वॉर होगा, तो किसी में डायरेक्ट मिलिट्री वॉर होगा, कहीं पे तख्ता पलट होगा, शासन चेंज होगा। तो ऐसे करके बहुत सारा एक दूसरे को हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम 1945 से लेकर 1991 तक, ये 91 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज 1991 में कोलैप्स कर जाएगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस पीरियड तक कोल्ड वॉर चलता रहा। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय बाइपोलर वर्ल्ड, यूएसए एंड यूएसएसआर, मैंने बात कर लिया। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। दिस इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी, जिसको बोलते हैं कि यूएस हेजोमनी डेवलप हो। ठीक है, हमने बात कर लिया इस बारे में। अब ये 1991 में कोलैप्स तो कर गया, बट कोल्ड वार के दौरान जो दो पावरफुल नेशन था उसके बारे में थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। यूएसए में ऐसा क्या था कि इसका डोमिनेशन था, तो यूएसए में जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बारे में आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हो कि कैपिटलिज्म मींस, इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको इनफैक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का रोल बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का रोल इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर बहुत कम होता है, इनफैक्ट मिनिमल रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूएसए। इसके कॉन्ट्रास्ट में सब जस्ट उल्टा है सोशलिज्म, इसका एडवांस वर्जन इसको बोलते हैं कम्युनिज्म।
इसका जो एडवांस वर्जन है ना उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म में क्या होता है कि सब कुछ कंट्री के अंदर सब कुछ कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। इनफैक्ट जो बिजनेसेस रन किए जाएंगे, जो इकोनॉमिक बिहेवियर होगा उसको भी रेगुलेट करेगा कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। एंड देयर विल बी मिनिमल रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर। इनफैक्ट जीरो, या तो जीरो रोल होगा या फिर बिल्कुल सीमित रोल होगा प्राइवेट प्लेयर्स का। ठीक है, तो ये दो सिस्टम था यूएसए में और यूएसएसआर में, और दो ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हुए। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा ना, तो सोशलिज्म का जो ड्रॉबैक्स है ना वो पीक पर होगा। तो सोशलिज्म एक फेलियर सिस्टम साबित होगा, उसके वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा। हालांकि इसका डिसइंटीग्रेशन में और भी फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट एक ब्रीफ यहाँ पे आइडिया ध्यान में जरूर रखना। चलो अब देखते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का हो गया 1991 में, ये क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन? 1991 तक जाते जाते ऐसा क्या माहौल बन गया जो इसका डिसइंटीग्रेशन बना? ठीक है, पहले तो यूएसएसआर बना कैसे, उसमें एक बार थोड़ा सा और मैं ब्रीफिंग कर दूं। यूएसएसआर बेसिकली 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है, एक पर्सन है उसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के अंडर में रशियन रिवॉल्यूशन होता है और रशिया इमर्ज होता है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इसके बाद जो यूएसएसआर है ना, अलग अलग रशिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनका कल्मिनेशन होगा और फाइनली 1922 तक आते आते यूएसएसआर एक शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब 1922 के बाद से ये जितने ग्रुपिंग्स मिलकर एक यूनियन का फॉर्मेशन करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा कि एक पार्टी का डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगा और पूरी कंट्री एक सिंगल नेशन के रूप में देखी जाने लगेगी। ठीक है, तो इतना विशाल कंट्री, इतना वास्ट कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आएगी। हम लोग देखते हैं कि अब ये डिसइंटीग्रेट हुआ कैसे। चलो, पॉलिटिकल रीजन है इसका डिसइंटीग्रेशन का, वन पार्टी रूल। ध्यान से सुनना, जिस डेमोक्रेसी की बातें चल रही थी 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, ये वन पार्टी रूल के तौर पे तब्दील हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी। वन पार्टी रूल कौन सी होगी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी। और आप लोग सभी जानते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उनकी विचारधारा सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, नो ओपन इलेक्शन, यस, कोई ओपन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट देयर विल बी मिनिमल और आइदर मिनिमल और नो अपोजिशन एट ऑल। अपोजिशन पार्टी सिर्फ एक सिंगल पार्टी है, उसी को वोट दो, उसी को जीता, ऑब्वियसली वही जीतेगा। देन वी हैव पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मींस स्लो, मींस एकदम बिल्कुल थम जाना। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में देयर वाज नो चेंज, एकदम स्टैग्नेशन था। तो ये सब कुछ रीजन कल्मिनेट होकर डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ध्यान से सुनो। देन वी हैव इकोनॉमिक रीजंस। हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल क्या था? सोशलिज्म। सोशलिज्म का मीनिंग क्या है कि जितने भी कंट्री में रिसोर्सेज है उसको ओन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। जो भी रेगुलेशन का काम है कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो यूएसएसआर वाज फॉलोइंग कमांड इकोनॉमी, जिसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। और इसके तौर पे वहां पे हेवी इंडस्ट्रीज बनेंगी, और ये हेवी इंडस्ट्रीज कौन चलाएगा? इसका फाइनेंसिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। उसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो हेवी इंडस्ट्रीज क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, प्रॉफिट बिल्कुल कम होगा, बिकॉज उसमें जो एम्प्लॉइज है ना, उनको डर नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर दे आर नॉट एफिशिएंट इन देयर ड्यूटी। ठीक है, वन इज इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन। जो वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत स्लो हो गया होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की बहुत स्लो हो जाएगी। इन द सेम वे, लो प्रोडक्टिविटी, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड स्पेस। सी, इतना विशाल कंट्री है, उसको रन करने के लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है, बट मेजोरिटी ऑफ फंड जो गवर्नमेंट के पास है वो सिर्फ और मिलिट्री और स्पेस पे खर्च कर रही है। मिलिट्री पे क्यों खर्च कर रही है? ताकि उसको अपना दबदबा, पावरफुल जो इसका पावर है उसको बना के रखना है, यूएसए उससे आगे ना निकल जाए। इनफैक्ट यूएसए और रसिया के बीच में, मतलब यूएसएसआर के बीच में स्पेस राइवलरी भी होगा। ठीक है, स्पेस राइवलरी भी चलेगा। तो गवर्नमेंट, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री मतलब डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा खर्च करेगी। इसके वजह से क्या होगा, जो अदर सेगमेंट है यूएसएसआर के वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे और धीरे धीरे कल्मिनेट होकर लोगों में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन मतलब क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफॉर्म ऑफ गोर्बेचाव। ध्यान से सुनना, गोर्बेचाव एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यूएसएसआर की हिस्ट्री में। ये 1990 के दौरान वहां के हेड भी होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे। ठीक है, ये कुछ रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म कैसे होगा? पहले रिफॉर्म को बोलते हैं ओपननेस, रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लासनॉट रिफॉर्म। ग्लासनॉट रिफॉर्म क्या? अब ध्यान से सुनना, जो यूएसएसआर सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, ये अपने देश में
बहुत ज्यादा बाहर के देशों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। जब ये गोरबेचाव जी आएंगे, ये क्या करेंगे, ग्लासनोट रिफॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि अब क्या होगा कि कंट्री दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करने के लिए फ्री होगा, है ना, ओपननेस आएगा। और क्या ओपननेस का मीनिंग निकाल सकते हैं हम लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो रूल कर रही थी, जिसमें ऑटोक्रेसी आ गया था, गोरबेचाव आकर बहुत रिफॉर्म करेगा। अब द पीपल हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, द इलेक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट, जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, गवर्नेंस मैकेनिज्म, वो ट्रांसपेरेंट होंगी, ठीक है। इन द सेम दूसरा जो रिफॉर्म करते हैं दैट वाज ये रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। जो इकोनॉमी बहुत बदहाल सिचुएशन में चला गया उसका रीस्ट्रक्चरेशन करेंगे, एंड दैट रीस्ट्रक्चर ये बोला जाता है पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। दिस इज द नेम, वहां का नाम है, तो देख लेना। इसका मीनिंग हुआ कि इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब अलाउ करेंगे प्राइवेट ओनर को भी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी, कि अब आइए आप भी जो रिसोर्सेज कंट्री में उसको ओन कीजिए, आप भी अपना बिजनेस रन कीजिए। तो दिस इज जस्ट अपोजिट फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म डीप रूटेड था यूएसएसआर में, उसका जस्ट अपोजिट फिलॉसफी है प्राइवेट ओनरशिप। तो गोरबेचाव ये भी रिफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी मर रही थी यूएसए में, अब डेमोक्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी को बहाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मल्टी कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फाइट इलेक्शंस, ठीक है। सिंगल पार्टी नहीं, अब मल्टी पार्टी सिस्टम ओरिजिनेशन होगा। तो सच रिफॉर्म, सच काइंड ऑफ रिफॉर्म इन पर ही बैकफायर करेगा, बिकॉज जो सिस्टम यूएसएसआर में था उसके जस्ट अपोजिट रिफॉर्म कर रहे थे। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट के लिए दैट इज अ गुड साइन, बट ये रिफॉर्म इन पर बैकफायर करेगा। और जो कोलैप्स ऑफ कोलैप्स है ना यूएसएसआर का, जो डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर को, उसको एग्जेगरेट करेगा कि अब बहुत समय नजदीक है अब डिसइंटीग्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज फेल्यूर ऑफ किक। अब क्या किया जाएगा ना कि ध्यान से सुनना, अब इनका तख्ता पलट करने की कोशिश की जाएगी। अब इनको सरकार से हटाने की कोशिश की जाएगी गोरबेचाव जी को। तो उसके लिए कूप ट्राई किया जाएगा 1991 में। कूप इज बेसिकली तख्ता पलट, है ना, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था। तो जो हार्ड लाइनर्स बिलीवर है ना सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के, वो तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, बट गोरबेचाव के अगेंस्ट तख्ता पलट की कोशिश करेंगे। बट ये जो कूप है ना ये फेल्यूर साबित होगा, ये कूप सक्सेसफुल नहीं होगा। और इस कूप को अपोज करेंगे, देयर इज ए पर्सन कॉल्ड बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इस कूप को अपोज करेंगे एंड ही विल इमर्ज एज ए हीरो, ठीक है। ही विल सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड मार्केट रिफॉर्म डन बाय गोरबेचाव, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस कूप जो फेल्यूर कूप है उसके बाद क्या होगा, यूएसएसआर विल ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट। अब लगेगा कि अब यूनियन चलेगा नहीं, तो दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा फाइनली। राइज ऑफ 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज का जो ग्रुपिंग्स था, अब नाउ 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बाहर आएंगे। इनफैक्ट रशिया इसका यूएसएसआर का सक्सेसर बन जाएगा, बिकॉज रशिया वाज डोमिनेटिंग एवरीवेयर। तो रशिया इसका सक्सेसर बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शॉक थेरेपी। ध्यान से सुनना, शॉक थेरेपी है क्या, थेरेपी कब होता है, कोई जैसे डिजीज होती है उसके लिए थेरेपी लेते हैं हम लोग। तो दिस इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इज जस्ट लाइक अ डिजीज। अचानक से माहौल बदल गया, तो उसको ठीक करने के लिए जो थेरेपी आएगा दैट इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो। तो जो सोशलिज्म यूएसएसआर में था वो अब ट्रांसफॉर्म होके कैपिटलिज्म का रूप लेने वाला है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन कैसे होगा। यस, दे विल अलाउ प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जो स्टेट ओन्ड कंपनियां थी, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस थी, उसको अब बेचना शुरू करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इनफैक्ट मार्केट बेस्ड प्राइसिंग स्टार्ट होगा। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है कि इसके पहले तक गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कमोडिटी का प्राइस, बट अब मार्केट बेसिस पे कि कितना डिमांड है और कितना प्रोड्यूसर का सप्लाई है, उस बेसिस पे प्राइस तय होगा, ठीक है। जो सब्सिडीज भर भर के यूएसएसआर देती थी वेलफेयर ऑफ द पीपल, चाहे फंड हो या ना, खूब सब्सिडी दिया जा रहा था, अब उसको सब्सिडी को कम किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अगेन
इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। अब यूएसएस, अब क्या किया जाएगा, जो यूएसएसआर के अंदर जो कंट्रीज थी, जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स के रूप में इमर्ज हुई, अब वो अपना कंट्री मतलब अपना इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ लिंक करेगी, ट्रेड बढ़ाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, तो ये रूप ले लेगा कैपिटलिज्म का। तो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा रसिया विच इमर्ज्ड एज अ सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, उसका देख लेते हैं कि उसमें ट्रांजिशन कैसे हुआ। तो जो कम्युनिज्म रशिया में था, अब ट्रांसफॉर्म होकर डेमोक्रेसी का धीरे धीरे रूप लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो बोरिस येल्त्सिन, जिन्होंने कूप को, जिन्होंने ये जो क्या नाम था उनका, गोबरेचाव, देख लेना ना, ऐसा नाम है, तो उनके खिलाफ जो कूप चला था, उसको जिन्होंने अपोज किया था बोरिस येल्त्सिन, और जो हीरो के रूप में इमर्ज हुए, ही विल बी द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रशिया में के अंदर भी पावर स्ट्रगल शुरू होगा बिटवीन पार्लियामेंट, जो है इलेक्टेड मेंबर्स मिलकर पार्लियामेंट बनाएंगे, और वहां के जो प्रेसिडेंट होंगे। तो ये क्राइसिस ये 1993 में इसको बोला जाता है 1993 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिटवीन पार्लियामेंट एंड बिटवीन प्रेसिडेंट की, हम सुपीरियर तो हम सुपीरियर। फाइनली इवेंचुअली वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इमर्ज होगा। प्रेसिडेंट को भी मतलब उन पर भी रेस्ट्रिक्शन है, और पार्लियामेंट भी रेस्ट्रिक्शन, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है और ये भी सुप्रीम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल बी देयर अंडर द 1993 कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सी इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके तहत एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इमर्ज हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया रिलेशन विथ पोस्ट सोवियत स्टेट्स। जो भी पोस्ट सोवियत स्टेट मतलब सोवियत यूनियन के बाद जो इमर्ज हुए कंट्रीज, उनके साथ इंडिया का रिलेशन कैसा था? तो इंडिया का रिलेशन अच्छा रहा, कुछ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स पे उनका कोऑपरेशन ज्यादा रहा। वन इज एनर्जी, यस, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे टॉपिक्स पे इनका कोऑपरेशन रहेगा इंडिया और इन सारे कंट्रीज के साथ। इनफैक्ट दे विल कोलैबोरेट विद देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, स्पेस के लिए भी और साइंस के लिए भी, ट्रेड के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए। तो इन सब फील्ड में इनका कोऑपरेशन मतलब इंडिया के बीच और इन देशों का कोऑपरेशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर दिस। आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, एक रिवीजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, टेस्ट जरूर लगाना है। मैं फिर से हर एक क्लास में टेस्ट पर फोकस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टेस्ट जो है ना सीबीटी मोड में देना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, और अभी तक आप लोगों को सीबीटी मोड की बिल्कुल भी आइडिया, मतलब आइडिया तो है कि चीजें कैसी होती हैं, कुछ बच्चों को इनफैक्ट वो भी आइडिया नहीं है, बट प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो एक्चुअल एग्जाम में जाकर गंदगी ना फैलाओ, उससे अच्छा है कि टेस्ट लगा लो। इंफॉर्मेशन जो टेस्ट का है वो डिस्क्रिप्शन में है, और कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे टेस्ट के रिगार्डिंग। चलो जी जान लगा दो, लास्ट मोमेंट है।